Welcome everybody to this lecture series of our paper Electronic Communication System, and in today's lecture we will discuss yet another new antenna, which is the reflector antenna. Okay, the reflector antenna actually जो सिलेबस में इंक्लूड है वो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना के नाम से इंक्लूड है, लेकिन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना तक पहुंचने से पहले आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्टर एंटीना क्या होता है। ओके, रिफ्लेक्टर एंटीना क्या है, और जब हम रिफ्लेक्टर एंटीना से एक बार फेमिलियर हो जाएंगे तब पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को जानने में थोड़ी आसानी होगी। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं रिफ्लेक्टर एंटीना। और एक बात मैं यहाँ और बताता चलूँ कि ये जो रिफ्लेक्टर एंटीना है ये बहुत ज़्यादा हाईली डायरेक्शनल एंटीना है, यानी इस एंटीना की जो डायरेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। यानी जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस हमारे जितने भी हैं उसमें हम इसको फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं रिफ्लेक्टर एंटीना को। ठीक है, चाहे हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो भी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, स्पेस कम्युनिकेशन है, स्पेस कम्युनिकेशन में भी हम रिफ्लेक्टर एंटीना का यूज करते हैं, क्योंकि डायरेक्शनल हाईली डायरेक्शनल एंटीना आप इसे कह सकते हैं। हाईली डायरेक्शनल एंटीना है, इस कारण हम इनको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। ओके, अच्छा, तो रिफ्लेक्टर एंटीना को पहले जानेंगे और उसके बाद हम फिर अपने क्लासिफिकेशन पाएंगे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ओके, सो द रिफ्लेक्टर एंटीना क्या है? द रिफ्लेक्टर एंटीना इज हाईली डायरेक्शनल एंटीना, बहुत हाईली डायरेक्शनल एंटीना, मैंने आपसे डिस्कस किया है ये। इट इज यूज्ड इन वेरी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सच एज सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। okay, the reflector antenna is capable to be used in microwave frequency range that is 1 to 100 kilohertz, है ना। अब तक जितने एंटीनाज हमने पढ़े थे, यानी जो हम पीछे लूप एंटीनाज पढ़ के आए हैं उसको और इसे छोड़ के बाकी जितने भी थे एंटीना हमारे पास, जितने हम अभी तक स्टडी करके आए हैं, यागुड़ा, हर्ट्स, मार्कोनी, वो सब के सब जो हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी तक हम यूज कर रहे थे। लेकिन लूप एंटीना और रिफ्लेक्टर एंटीना और पर्टिकुलरली रिफ्लेक्टर एंटीना को हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी यानी गीगाहर्ट्ज की ऑर्डर की जो फ्रीक्वेंसीज हैं अप टू 10 गीगाहर्ट्ज, उस रेंज की फ्रीक्वेंसी तक हम रिफ्लेक्टर एंटीना को यूज कर सकते हैं। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज तक हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो बहुत अच्छा एंटीना है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज होता है, स्पेस नेविगेशन में यूज होता है, हर जगह आप इसका बहुत लॉन्ग डिस्टेंस डायरेक्टिविटी हाई होने की वजह से। क्यों इसकी डायरेक्टिविटी इतनी हाई है इसको हम अभी स्टडी करेंगे। So this reflector antenna is capable to be used in microwave frequency range up to 1 to 100 kilohertz and also beyond this range, इससे भी आगे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये एंटीना है। सो इट कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट। रिफ्लेक्टर एंटीना के पास दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक को हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं जिसको हम फीड एंटीना कहेंगे, और दूसरे को हम पैरासिटिक एलिमेंट कहेंगे रिफ्लेक्टर एंटीना। ये दोनों वर्ड से हम काफ़ी फेमिलर हैं, चूँकि एक्टिव एलिमेंट या ड्राइवन एलिमेंट और पैरासिटिक एलिमेंट इनसे हम काफ़ी फेमिलर हो चुके हैं। जो एक्टिव एलिमेंट उस एलिमेंट को कहेंगे जिसमें हम करंट या फिर कहें एनर्जी को फीड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आरएफ करंट, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करना शुरू कर देता है। तो इसी को हम कह रहे हैं फीड एंटीना, या फिर आप इसे कह सकते हैं द एक्टिव एलिमेंट। ओके, पैरासिटिक एलिमेंट से भी हम काफ़ी फेमिलर हैं, और पैरासिटिक एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी एंटीना में जिनमें डायरेक्ट एनर्जी का फीड नहीं किया जाता। ओके, इन एलिमेंट्स को डायरेक्ट आप आरएफ करंट सप्लाई नहीं करते, बल्कि इन ये जो ड्राइवन एलिमेंट या एक्टिव एलिमेंट होते हैं इनके इंडक्टिव फील्ड के ये एनर्जी को लेते हैं। तो इस एंटीना में जिसका हम पर्टिकुलरली यहाँ डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्टर एंटीना में, जो एक्टिव एलिमेंट होगा वो फीड एंटीना होगा, यानी जिसको फीड कराई जाएगी एनर्जी यानी आरएफ करंट सप्लाई किया जाएगा, और जो पैरासिटिक एलिमेंट होगा वो होगा हमारा एक रिफ्लेक्टर। ओके, और ये रिफ्लेक्टर बहुत सारे शेप्स के होते हैं। अकॉर्डिंग टू द शेप्स ये इनका थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन यहाँ किया गया है। देखिए,
ये हमारे पास यहाँ फीड एंटीना है, ये फीड एंटीना है, और ये मेरे पास एक प्लेन रिफ्लेक्टर है। ठीक है, अब प्लेन रिफ्लेक्टर है तो आप सीधे समझ सकते हैं कि एक प्लेन सीट होगी ये हमारे पास। आप एक प्लेन ग्लास सीट की तरह से आप समझ सकते हैं, ये एक हमारे पास प्लेन ग्लास सीट है, और ये मेरे पास यहाँ फीड एंटीना है। यानी फीड एंटीना होने की वजह से हम एनर्जी को यहाँ फीड करेंगे। तो होता क्या है, जब इस एनर्जी को यहाँ फीड किया जाता है इस फीड एंटीना में, यानी आरएफ करंट को सप्लाई किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करना शुरू कर देता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, ये देखिए ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में रेडिएट करता है। तो सामने इसके एक रिफ्लेक्टर लगा है, एक ग्लास सीट लगी है। इसे आप ग्लास सीट ना कहें बल्कि एक सीट कहें, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिफ्लेक्टर की तरह, जैसे ऑप्टिक्स में हम रिफ्लेक्टर पढ़ते हैं ना, तो वैसा एक फिनोमिना यहाँ होती। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के रूप में यहाँ से इस फीड एंटीना से रेडिएट हो रही हैं, ये जाकर इस प्लेन रिफ्लेक्टर पर टकराती है और वापस ये देखिए, ये रिफ्लेक्शन के बाद इस तरफ आ जाती हैं। ये देखिए, ये इनका रिफ्लेक्शन है। यानी ये हुई इमर्जिज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वाली और ये वाली, ये हुई इमर्जिज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और रिफ्लेक्शन के बाद ये वाली जो वेव्स हैं, ये इनके एरो का जस्ट साइन आप देखिए, ये हैं रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आप ये देख रहे होंगे कि फीड एंटीना से जो रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो भी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के फॉर्म में है। स्फेरिकल वेव्स आपने स्टडी किया हो, बहुत सारी वेव्स होती हैं, उनमें से एक वेव फ्रंट होता है। वेव फ्रंट प्लेनर वेव फ्रंट भी हो सकता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट भी होता है, बहुत तरह के वेव फ्रंट्स हैं। और ये डिपेंड करता है कि किस तरह के सोर्स से, किस शेप के सोर्स से वो वेव्स इमर्ज हो रही हैं, रेडिएट हो रही हैं। बेसिकली वहां से ये कंसेप्ट आता है वेव फ्रंट का। तो यहां से जो स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ इस फीड एंटीना से इमर्ज हुआ, रेडिएट हुआ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट हुई इनटू द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये इस प्लेन रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होके वापस एक प्लेन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के रूप में आगे बढ़ती हैं। ये देखिए, ये ठीक है। तो चूंकि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के फॉर्म में आगे बढ़ रही है, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंटेड पार्ट तक, ये डिस्टेंटेड पॉइंट तक ये वेव्स आगे मूव नहीं कर पाती, इसलिए इनकी डायरेक्टिविटी इस तरह से कम हो जाती है बाय द यूज ऑफ प्लेनर रिफ्लेक्टर। ओके, अच्छा, अब हम एक कॉर्नर रिफ्लेक्टर को यूज करके देखते हैं, तो क्या इससे कोई डायरेक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये फिर से मेरे पास फीड पॉइंट है, इसमें फिर से एनर्जी को सप्लाई किया जाता है, यानी आरएफ करंट सप्लाई किया जाता है। यानी इस एंटीना में, जो आप इसको प्लेनर रिफ्लेक्टर कह सकते हैं, इसको कॉर्नर रिफ्लेक्टर एंटीना कह सकते हैं, तो इसमें जो एनर्जी को फीड किया गया है वो यहाँ इस फीड एंटीना में फीड किया गया है। यानी ये इस एंटीना का एक्टिव एलिमेंट हुआ, और ये जो कॉर्नर रिफ्लेक्टर, ये कोने से दो प्लेट को जोड़ दिए, दो अलग अलग प्लेटें हैं, एक ये प्लेट है और दूसरी ये प्लेट है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है, तो बन गया हमारे पास एक कॉर्नर रिफ्लेक्टर। तो होता क्या है कि जब इस फीड एंटीना में एनर्जी को फीड किया जाता है, यानी आरएफ करंट को सप्लाई किया जाता है, तो ये देखिए स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के फॉर्म में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करता है। तो ये जो रेडिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इन एरो से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को दिखाया गया है। ठीक है, इस कॉर्नर रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट करती हैं, वो इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती हैं, ये इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही हैं। तो ये जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये भी अब स्फेरिकल वेव फॉर्म में ही आगे बढ़ती हैं, यानी बहुत ज्यादा डिस्टेंटेड पार्ट तक ये भी नहीं पहुंच पाती। तो ये हुआ मेरा प्लेनर रिफ्लेक्टर, ये हुआ हमारा
कॉर्नर रिफ्लेक्टर। अब हम तीसरी तरह का एक रिफ्लेक्टर यूज करने जा रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं कॉर्ड रिफ्लेक्टर, यानी इस तरह की शेप का, जैसे सर्कल का एक पार्ट आप इसे कह सकते हैं, ये इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म के रिफ्लेक्टर को तब जब यूज करते हैं तो फिर देखते हैं क्या रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं। ये फिर से हमारे पास फीड एंटीना है, यानी जहां एनर्जी या आरएफ करंट को इसमें सप्लाई किया जाता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करेगा। और किस फॉर्म में रेडिएट करेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के फॉर्म में ये यहाँ से रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो ये देखिए, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के फॉर्म में आगे बढ़ रही हैं। ये और जब ये इस कॉर्ड रिफ्लेक्टर के ऊपर आती है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये इस तरफ जाती हैं, इस तरफ जाती हैं, इस तरफ जाती हैं, इस तरफ जाती है। तो यहाँ से जो ये वेव फ्रंट से इस कॉर्ड रिफ्लेक्टर से जब रिफ्लेक्ट होके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे बढ़ती हैं तो एक प्लेनर वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती है। तो प्लेनर वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ने की वजह से इस पर्टिकुलर कॉर्ड रिफ्लेक्टर की डायरेक्टिविटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसी कॉर्ड रिफ्लेक्टर को हम पैराबोलिक रिफ्लेक्टर कहते हैं। और क्यों यूज किया गया? क्योंकि इसकी डायरेक्टिविटी इन दोनों रिफ्लेक्टर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। इस कारण हम पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को यूज करते हैं। ठीक है, इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को हम यूज करते हैं क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के रूप में आगे ना बढ़कर एक प्लेनर वेव फ्रंट्स के फॉर्म में आगे बढ़ती है। और इसी कारण इस तरह के जो एंटीनाज हैं उनकी जो डायरेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं वो हमें देखना है। सो लेट्स स्टडी द वर्किंग ऑफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। दिस ये वर्किंग ऑफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को यहाँ दिखाया गया है, किस तरह से एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर वर्क करता है। ठीक है, ये एक पैराबोला है, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, इसको आप कह सकते हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। ये इसको हम कह सकते हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ये हुआ, ठीक है। और ये यहाँ इस पैराबोला का फोकस है, ये फोकस पॉइंट है यहाँ, ये जो पॉइंट दिखाया है डार्क पॉइंट से। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जिसको यहाँ कहा गया है एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला को यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, तो जो मेरा फीड एंटीना होगा ना, जिसे हम एक्टिव एलिमेंट कह रहे हैं, उसको हमने यहाँ इस तरह से दिखाया गया है, ये। ठीक है, तो ये इस पैराबोला के फोकस पॉइंट पर रखा जाता है, फॉर द मैक्सिमम डायरेक्टिविटी। अगर आपको मैक्सिमम डायरेक्टिविटी लेनी है, मैक्सिमम डिस्टेंटेड पार्ट ऑफ वर्ल्ड तक इस कम्युनिकेशन को करना है, तो जो आपका फीड एंटीना, ये भी जरूरी नहीं है कि फीड एंटीना आप किसी भी तरह का एंटीना यहाँ यूज कर सकते हैं। आप यहाँ लूप एंटीना रख दीजिए, आप यहाँ यागी उडा एंटीना रख दीजिए, आप यहाँ हर्ट्ज डाइपोल एंटीना रख दीजिए, आप यहाँ मार्कोनी एंटीना रख दीजिए, किसी भी तरह का। ये जरूरी नहीं है कि बस वो डायरेक्शनल एंटीना हो। बाई डायरेक्शनल एंटीना होगा तो उससे जो पावर के लॉसेस होंगे वो ज्यादा होंगे। तो एक डायरेक्शनल एंटीना है, आप किसी भी तरह के एक एंटीना को यहाँ यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह के एक एंटीना को यहाँ यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ एक हॉर्न एंटीना को यूज किया है, क्योंकि आगे जो हमें स्टडी करना है वो एक हॉर्न एंटीना को स्टडी करना है, इसलिए हल्का सा वो पुट देने के लिए हमने यहाँ एक हॉर्न एंटीना को यूज किया है, जो कि एक डायरेक्शनल एंटीना होता है। ठीक है, बस पॉइंट ये है कि जो भी आपका फीड एंटीना हो उसको आप इसकी फोकस पर प्लेस करें फॉर द मैक्सिमम डायरेक्टिविटी, ठीक है। तो होता क्या है कि जब इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना में इस फीड पॉइंट को हम इस फोकस पर प्लेस कर देते हैं और इसमें एनर्जी फीड करते हैं, यानी आरएफ करंट को सप्लाई करते हैं, तो ये एंटीना
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करना शुरू कर देता है। और ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो इस फीड एंटीना से ओरिजिनली रेडिएट हो रही हैं, वो इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरफ प्लेनर वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती हैं। ये देखिए, ये क्या है मेरा, ये है मेरा प्लेनर वेव फ्रंट, आप इसे लिख सकते हैं। ये क्या है, ये है प्लेनर वेव फ्रंट। ये हुआ प्लेनर वेव फ्रंट। तो प्लेनर वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती है और प्लेनर वेव फ्रंट की वजह से ही इस एंटीना की डायरेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट तो हमारे दूसरे मैकेनिज्म से भी आ रहे थे। आप एक कॉर्नर रिफ्लेक्टर यूज कर रहे थे, तब भी हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही थी, या एक प्लेनर वेव फ्रंट रिफ्लेक्टर यूज कर रहे थे, तब भी हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिसीव हो रही थी वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में। लेकिन हमें पता है कि अगर जो वेव फ्रंट होंगे, वेव्स के वेव फ्रंट होंगे, वो प्लेनर वेव फ्रंट्स होंगे, तो उनमें कि उनका जो डायरेक्शन है, उनकी जो डिस्टेंटेड पार्ट ऑफ वर्ल्ड तक पहुंचने की जो एफिशिएंसी आप इसे कह सकते हैं, वो ज्यादा होती है ना। प्लेनर वेव फ्रंट्स कैन ट्रेवल मच डिस्टेंस एज कंपेयर टू द स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और वट एवर द शेप ऑफ द रेडिएटिंग एलिमेंट। it is totally depend on the shape and size of the radiating element। ओके, क्योंकि हमने तो यहाँ एक मैकेनिज्म यूज किया है, इसकी वजह से हम प्लेनर वेव फ्रंट यहाँ ले पाए। ऐसा भी नहीं है कि प्लेनर वेव फ्रंट केवल इसी मैकेनिज्म से आ सकते हैं, डायरेक्ट भी आ सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपका रेडिएटिंग एलिमेंट किस शेप का है, किस साइज का है। ओके, अच्छा, so it is clear from this figure that a parabolic reflector antenna converts a spherical wavefront into a planar wavefront. Due to this, it is a high directional antenna. It is a high डायरेक्शनल एंटीना। ठीक है, देखिए सिंपली ये मेरे पास एक पैराबोलिक वेव फ्रंट के फॉर्म में यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करता है, और इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो वेव्स मुझे मिलती हैं वो एक प्लेनर वेव फ्रंट के फॉर्म में मिलती हैं, जो ज्यादा डायरेक्शनल, हाईली डायरेक्शनल पैटर्न होता है। ओके, इस तरह का इसका रेडिएशन पैटर्न आप कह सकते हैं। जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना है, इसका रेडिएशन पैटर्न कुछ इस तरह से होता है। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका मेजर लोब होता है, इसके पीछे ये इसके बैक लोब है, और ये जो साइड में है इसके साइड लोब्स हैं। यानी मैक्सिमम पावर का थ्रो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहता है। यही हम चाहते हैं। किसी भी डायरेक्शनल एंटीना से हमारी पहली रिक्वायरमेंट यही होती है कि जो मैक्सिमम पावर का थ्रो रहे वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहे। ओके, सो दिस इज द रेडिएशन पैटर्न ऑफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना। ओके, नाउ मूव टू द फीड मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डिस्कशन का कि फीड मैकेनिज्म ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना। देखिए, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना में बहुत तरीके से फीड कर सकते हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फीड मैकेनिज्म कैसे किया जाए रिफ्लेक्टर एंटीना में मैक्सिमम एफिशिएंसी लेने के लिए, मैक्सिमम गेन लेने के लिए हम किस तरह से फीड मैकेनिज्म करें। तो यहाँ 4 तरीके हैं जिस को यूज करते हुए हम किसी भी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना में फीड कर सकते हैं। फीड मैकेनिज्म का मतलब ये है, फीडिंग मैकेनिज्म का मतलब ये है कि किस तरह से आप उस पर्टिकुलर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना में एनर्जी को फीड करते हैं, कहाँ फीड करते हैं, किस तरह से फीड करते हैं, उसका फिजिकल अरेंजमेंट से यहाँ बहुत ज्यादा आप मतलब समझिए। यानी जो एनर्जी की फीडिंग है उसका फिजिकल अरेंजमेंट कैसा है वो डिपेंड करता है यहाँ। तो जो फीडिंग मैकेनिज्म है यहाँ, वो 4 तरह से फीडिंग मैकेनिज्म हम कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं एनर्जी को आरएफ करंट में इस एंटीना में, ताकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजल्ट हमें वहां से मिलेंगे। तो लेट्स स्टडी दिस। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म बाय विच वी कैन फीड द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना। द फर्स्ट इज द सेंटर फीड पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, नेक्स्ट इज
offset feed parabolic reflector, and next is Cassegrain field. Cassegrain feeds, actually this is center Cassegrain feed mechanism, and next is Cassegrain offset feed. तो 4 तरह से हम किसी भी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना में फीड कर सकते हैं एनर्जी को। ये जो फीडिंग मैकेनिज्म है कोई और मैकेनिज्म नहीं है, बस इतना आपको समझना है कि फीडिंग से मतलब है कि एनर्जी को कहां और किस तरह से फीड किया जाता है। दैट इज ऑल डिपेंड ऑन दिस फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना। ठीक है, दीज आर 4 टाइप्स एंड वी विल डिस्कस ईच ऑफ दीज one by one. Okay, so let's do this. This is the first part of our discussion, and the first point is this center feed parabolic reflector. ये देखिए, ये मेरे पास एक सेंटर फीड पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। ठीक है, ये मेरे पास एक पैराबोला है जिसको मैं कह रहा हूँ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, और ये इस पैराबोला का फोकल पॉइंट है। इस फोकल पॉइंट पे हमने इस एंटीना को रखा हुआ है जो कि एक हॉर्न एंटीना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आप यहाँ हॉर्न एंटीना को ही प्लेस करें, किसी भी एक हाईली डायरेक्शनल एंटीना को आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो हुआ क्या, ये मेरे पास एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, यहाँ मैंने अपना एंटीना फीड कर दिया और एंटीना को की जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली फोकल पॉइंट पर है, एग्जैक्टली फोकल पॉइंट पर रखी गई है फॉर द मैक्सिमम डायरेक्टिविटी, टू अचीव द मैक्सिमम डायरेक्टिविटी। ठीक है, तो होगा क्या, वही जो मैकेनिज्म हम पढ़ के आए हैं इसका वर्किंग मैकेनिज्म वैसा ही रहेगा। यहाँ से ये जो एनर्जी, ये जो एंटीना है, इसमें जब हम एनर्जी को फीड करते हैं यानी आरएफ करंट को इसमें सप्लाई दी जाती है, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर तक पहुंचती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद जो वेव फ्रंट जनरेट करती हैं वो एक प्लेनर वेव फ्रंट होता है। यानी ये जो वेव है जब फीड एंटीना से जनरेट होती है तो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती हैं, लेकिन इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्शन के बाद जो इनका वेव फ्रंट का फॉर्म है वो एक प्लेनर वेव फ्रंट हो जाता है। ये मेरे पास ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये कहलाती है एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, अब इसमें मेरे पास इस मैकेनिज्म को यूज करते हुए मेरे पास कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम फीड मैकेनिज्म आगे स्टडी करते जाएंगे तो कुछ डिसएडवांटेजेस को कम करते जाएंगे और एडवांटेजेस को बढ़ाते हुए जाएंगे, और लास्ट में हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि कौन सा फीड मैकेनिज्म हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, सो इस मैकेनिज्म में जिसमें हम अभी स्टडी कर रहे हैं इसमें क्या एडवांटेजेस हैं। अगर इस तरह का फीड मैकेनिज्म जिसको हम सेंटर फीड पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बोल रहे हैं, इस वे में अगर एंटीना में फीड किया जाए एनर्जी को, यानी आरएफ करंट सप्लाई किया जाए एंटीना को, तो इससे क्या बेनिफिट्स हमारे पास आएंगे या फिर इस मैकेनिज्म से क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं वो हमें स्टडी करने हैं। तो पहला एडवांटेज इस मैकेनिज्म में जो सेंटर फीड पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का जो सेंटर फीड मैकेनिज्म है, इस सेंटर फीड इसलिए बोल रहे हैं कि ये फोकल पॉइंट पे फीड किया गया है। फोकल पॉइंट पे जो फीड किया जाएगा हमेशा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर फीड बोलेंगे। ठीक है, ओके, एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। इस मैकेनिज्म में क्या क्या एडवांटेजेस हमें होने वाले हैं। इन दिस फीड मैकेनिज्म ड्यू टू सिमेट्री अबाउट द एक्सिस ऑफ पैराबोला द प्रॉब्लम ऑफ द क्रॉस पोलराइजेशन डज नॉट अकर। ठीक है, अब ये देखिए, ये पेन है मेरा, मैंने इस पेन को यहाँ रख दिया। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो पैराबोला है ना, ये जो पेन की डायरेक्शन है ये एक्सिस ऑफ पैराबोला को दिखा रही है। तो पैराबोला का जितना पार्ट इस पेन के नीचे है ठीक उतना ही पार्ट ऊपर भी है। ये वाला हिस्सा पैराबोला का जितना नीचे की साइड है उतना ही ऊपर की साइड, यानी एक दूसरे की मिरर इमेज है। यानी यहाँ पैराबोलिक बिल्कुल सिमेट्रिक पोजीशन में है। तो जो क्रॉस पोलराइजेशन का एक प्रॉब्लम आ जाता है, क्रॉस पोलराइजेशन का मतलब हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ एंटीना जब हम स्टडी कर रहे थे बेसिक्स ऑफ एंटीना में, तो वहाँ एक जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पे डिपेंड करता है एंटीना का पोलराइजेशन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में है हम तो कहेंगे पोलराइजेशन वर्टिकल है,
और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम कहेंगे तो हम कहेंगे कि जो एंटीना का पोलराइजेशन वो हॉरिजॉन्टल है। लेकिन असिमेट्रिसिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ असिमेट्री, अगर यहाँ एसिमेट्रिसिटी होती, जैसे हम आगे देखेंगे कुछ केसेस में, तो वहाँ ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए वर्टिकली पोलराइज्ड है, यानी हम इनडायरेक्ट कह रहे हैं कि एंटीना वर्टिकली पोलराइज्ड है, लेकिन वर्टिकली पोलराइज्ड होने के साथ साथ उसमें कुछ हॉरिजॉन्टल पार्ट भी ऐड हो जाता है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो है क्रॉस पोलराइजेशन। वो जो प्रॉब्लम है वो है क्रॉस पोलराइजेशन। तो सिमेट्रिसिटी की वजह से ये जो सिमेट्रिक पार्ट आपको दिख रहा है, स्पैन के ऊपर वाला हिस्सा और स्पैन के नीचे वाला हिस्सा, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर वाला, ये बिल्कुल आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के साथ और मिरर इमेज बनाते हैं। तो यहाँ कोई भी क्रॉस पोलराइजेशन जैसा कोई फिनोमिना यहाँ हमें दिखाई नहीं देती। अच्छा, सेकंड ये इसका एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू यूज दिस टाइप ऑफ एंटीना फॉर लो नॉइज एप्लीकेशन ड्यू टू आइसोलेशन। लो नॉइज एप्लीकेशन में अगर आप इस एंटीना को यूज करते हैं, इस तरह के फीडिंग मैकेनिज्म को यूज करते हैं, तो वहां थोड़ा सा ये मुश्किल पैदा कर देता है। लो नॉइज एप्लीकेशन में इस तरह के फीडिंग मैकेनिज्म को आप यूज नहीं कर सकते। उसका रीजन है आइसोलेशन। अब आइसोलेशन क्या है? देखिए, आइसोलेशन ये है कि मान लीजिए यहां से जो इस एंटीना से इस एक्सिस ऑफ पैराबोला के कोइंसाइड करती हुई कोई लाइन, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जरूर आएगी, यहां जरूर टकराएगी इस पैराबोला रिफ्लेक्टर से। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं आइसोलेशन, ये जो प्रॉब्लम है आइसोलेशन की प्रॉब्लम, ये कैसे यहां अराइज होती है। तो यहाँ मेरा फीडिंग मैकेनिज्म होने की वजह से, ये मेरा फीडिंग एलिमेंट है, यहाँ एंटीना है, जो एंटीना जिसके हमें फीड किया गया है, आरएफ करंट जहाँ सप्लाई किया गया है, यहाँ से मैग्नेटिक वेव्स रेडिएट होगी और मान लीजिए कि वो यहाँ तक जाती है और रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ पर वापस आ जाती है। तो इस एंटीना की वजह से यहाँ होने की वजह से वो रिसेप्शन हमें नहीं मिल पाता, और इस तरह की एक दूसरी प्रॉब्लम आती है जिसे हम कहते हैं देयर इज अ ब्लॉकेज ड्यू टू द फीड एलिमेंट इन द ट्रांसमिशन एज वेल एज इन द रिसेप्शन प्रोसेस। यानी इस फीड एंटीना के यहाँ होने की वजह से आप रिसेप्शन भी करेंगे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। मान लीजिए इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना को आप रिसीविंग एंटीना की तरह यूज कर रहे हैं, रिसीविंग एंटीना, रिसीवर की तरह आप यूज कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ आएंगी उनके पाथ में भी ये एंटीना यहाँ मिलेगा। तो एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कोइंसाइड करती हुई आएगी एक्सिस ऑफ पैराबोला से, ये सामने मिलेगा इन्हें फीडिंग एलिमेंट, और इस फीडिंग एलिमेंट की वजह से वो यहाँ इस रिफ्लेक्टर तक नहीं पहुंच जाती और एक ब्लॉकेज आ जाता है। रिसेप्शन में भी ये ब्लॉकेज आता है और ट्रांसमिशन में भी ये ब्लॉकेज आता है। तो एक आइडिया जो हमें आ रहा है वो ये है कि यार इस फीडिंग एलिमेंट को, या जिसको हम एंटीना कह रहे हैं, इसको यहाँ से कैसे, या फिर ये जो ब्लॉकेज वाली समस्या है, ये जो आइसोलेशन वाली समस्या है, इसको कैसे दूर किया जाए। तो इसको दूर करने के लिए नेक्स्ट मैकेनिज्म हमारे पास आया, और इस मैकेनिज्म से जब हम फीड करेंगे तो ये जो ब्लॉकेज वाली समस्या और ये जो आइसोलेशन वाली प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाती है। तो नेक्स्ट मैकेनिज्म इज ऑफसेट फीड पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। ऑफसेट फीड क्या होता है? ऑफसेट फीडिंग क्या हुई? देखिए, ये मेरे पास फिर से एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ, ये देखिए, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ठीक है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट ये किया गया है कि ये पूरा का पूरा रिफ्लेक्टर ना लेकर केवल इतना हिस्सा इस पैराबोला का एज अ रिफ्लेक्टर यूज किया गया है। बाकी यहाँ कहीं भी पैराबोला या रिफ्लेक्टर प्लेट नहीं है, पैराबोला फॉर्म की रिफ्लेक्टर प्लेट नहीं है। यानी आप कुल मिला के कहे
तो ये जो इसका डायमेंशन है, ये जो इसकी डायमेंशन है, ठीक है, इसको घटा दिया गया है और केवल इस हिस्से के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस हिस्से के लिए हम पैराबोलिक रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा डायरेक्शन में भी हमने चेंज किया है इस फीड पॉइंट की, यानी एंटीना की जो डायरेक्शन है उसको भी हमने ठीक उसी डायरेक्शन में कर दिया है जिस डायरेक्शन में हमारा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। यानी इस पूरे पार्ट में अब पैराबोलिक रिफ्लेक्टर नहीं है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर केवल इस हिस्से में है। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जब हम इस फीड पॉइंट में, इस फीड एलिमेंट में हम अपना आरएफ करंट सप्लाई करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जब रेडिएशन होगा तो वो जाएंगी इस साइड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये रेडिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के ऊपर ये जाके रिफ्लेक्टेड होंगी, और जो रिफ्लेक्शन के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करेंगी वो एक प्लेनर वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करेंगे। ऐसा हम स्टडी करके आए हैं कि जो फीड एलिमेंट से इमर्ज होंगी, रेडिएट होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में इमर्ज होंगी, और जो रिफ्लेक्शन के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये एक प्लेनर वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ेंगे। तो हुआ क्या, इससे इफेक्ट ये आया कि, और ये भी आप याद रखेंगे साथ साथ कि इसका जो फोकस पॉइंट है वहीं पर हमने फीड दी है, यानी जो फीड हमने की है एनर्जी वहीं पर एंटीना को रखा है और उस एंटीना को वहीं सप्लाई दी है, ठीक है। तो ये है हमारे पास एंटीना एट फीड पॉइंट, ये हमारा फीड पॉइंट है जो कि फोकस पॉइंट है इस पैराबोला का, और ये हमारे पास पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। ये यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट होती हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में रेडिएट होती हैं, और रिफ्लेक्शन के बाद जो मेरे पास वेव फ्रंट बनता है वो एक प्लेनर वेव फ्रंट बनता है। ये है एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इससे क्या हुआ कि जो आइसोलेशन की प्रॉब्लम आ रही थी और सेकंड जो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आ रही थी, अब देखिए जो रिसेप्शन होगा वो इस रास्ते से, मान लीजिए पहले ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं, यहाँ से गया, यहाँ से ट्रांसमिशन हुआ तो कोई ब्लॉकेज नहीं आया, कोई आइसोलेशन नहीं हुआ। अब रिसेप्शन को देखिए, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, इस रिफ्लेक्टर एंटीना इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पे टकराती है और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद इस एंटीना तक पहुंचेंगी। तो चाहे आप इस एंटीना को इस फॉर्म में ट्रांसमीटर एंटीना की तरह यूज कीजिए या रिसीविंग एंटीना की तरह यूज कीजिए, ना तो यहाँ आइसोलेशन की प्रॉब्लम होगी और ना ही यहाँ ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ अराइज करती है, क्रॉस पोलराइजेशन, क्योंकि ये एंटीना, अब फिर से मान लीजिए ये मेरा पेन है और ये एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के एक्सिस को रिप्रेजेंट, तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो आइडेंटिकल नहीं है नीचे वाले हिस्से की, यानी दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो इस कारण एक क्रॉस पोलराइजेशन का एक प्रॉब्लम यहाँ अराइज हो जाता है। लेकिन चूंकि एडवांटेजेस हमें हुए हैं तो क्रॉस पोलराइजेशन के साथ साथ हमें कुछ एडवांटेजेस हुए हैं, जैसे ब्लॉकेज की समस्या अब नहीं रही, आइसोलेशन वाला जो पॉइंट था हमारा वो अब नहीं रहा। तो इस तरह से कुछ जो डिसएडवांटेजेस सेंटर फीड मैकेनिज्म में थे उसको हमने ओवरकम कर लिया है, और इस ऑफसेट फीड मैकेनिज्म में हमें जो ब्लॉकेज की समस्या थी और जो आइसोलेशन की प्रॉब्लम थी वो दोनों यहाँ हमने रिमूव कर दी है, ठीक है, ओवरकम कर ली है। नेक्स्ट मैकेनिज्म इज द सेंटर फीड कैसेगिरियन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ठीक है। सेंटर फीड कैसेगिरियन मैकेनिज्म क्या है, सेंटर फीड कैसेगिरियन मैकेनिज्म क्या है, देखिए ये मेरे पास जो फिगर है आपकी स्क्रीन पर ये दिखा रही है एक सेंटर फीड कैसेगिरियन मैकेनिज्म ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ठीक है। इसमें हुआ क्या कि हमने 2-3 चेंज किए इसकी कंस्ट्रक्शन में, कि ये मेरे पास, ये मैं पहले जो कॉमन पार्ट है उनको बता देता हूँ और फिर जो नए पार्ट यहाँ इंट्रोड्यूस करे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला जो ये मेरे पास पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ये
और इसको मैं कह रहा हूं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर प्राइमरी। ठीक है। सेकंड, ये मेरे पास फीड एंटीना है यहाँ। तो फीड एंटीना एक्चुअली अब फोकल पॉइंट पर ना होकर इसकी जो पोल आप इसे कह सकते हैं, अगर ये एक आप मिरर समझें आप इसे, तो ये इसका पोल कहलाता है। पोल पे हमने रख दिया है, फोकल पॉइंट की बजाय पोल पे हमने प्लेस कर दिया है फीड एंटीना को। ठीक है, ये पहला यहाँ हमने चेंज किया। और सेकंड जो चेंज हम यहाँ कर रहे हैं वो ये है, ये एक हाइपरबोलॉइड रिफ्लेक्टर हमने यहाँ प्लेस कर दिया है। एक दूसरा जो हाइपरबोलॉइड शेप का रिफ्लेक्टर है उसको हमने यहाँ प्लेस कर दिया है, जिसे हम कह रहे हैं हाइपरबोलॉइड रिफ्लेक्टर सेकेंडरी। ठीक है, ये मेरा वही एक्सिस ऑफ पैराबोला है। तो होता क्या है कि जब इस फीड एंटीना में एनर्जी को फीड किया जाता है तो यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमर्ज होंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ये एंटीना रेडिएट करेगा, क्योंकि एक डायरेक्शनल एंटीना है। और किस फॉर्म में रेडिएट करेगा? स्फेरिकल वेव फॉर्म, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के फॉर्म में ये रेडिएट करेगा। ओके, अब जब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस हाइपरबोलॉइड रिफ्लेक्टर के ऊपर पहुंचती है तो फिर से इनका रिफ्लेक्शन करता है। यानी यहां से इमर्ज होने वाली इस फीडिंग एलिमेंट से, इस फीड एंटीना से, इस डायरेक्शनल एंटीना से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट हो रही हैं उनका पहले रिफ्लेक्शन होता है इस हाइपरबोलॉइड रिफ्लेक्टर के थ्रू, जिसको हम कह रहे हैं हाइपरबोलॉइड रिफ्लेक्टर नंबर सेकेंडरी। और ये रिफ्लेक्टर इनको भेजता है वापस कहाँ? इस प्राइमरी हाइपरबोलिक रिफ्लेक्टर के पास, और यहां से ये फिर से रिफ्लेक्ट करती हैं और एक प्लेनर वेव फ्रंट्स के फॉर्म में आगे बढ़ती हैं। ये हमने यहाँ चेंज किया इसके फीडिंग मैकेनिज्म को। पहला चेंज ये किया कि जो फीडिंग एंटीना है, जो फीड एंटीना है, डायरेक्शनल एंटीना है, वो इसके फोकल पॉइंट पर प्लेस ना करके हमने उसके पोल पर प्लेस कर दिया। और सेकंड, यहाँ एक हमने हाइपरबोलॉइड स्ट्रक्चर, एक हाइपरबोलॉइड रिफ्लेक्टर को प्लेस कर दिया, जिसको हम सेकेंडरी रिफ्लेक्टर कह रहे हैं। तो इस तरह का मैकेनिज्म हुआ। अब इस मैकेनिज्म को अपनाने से हमें फायदे क्या हुए और नुकसान क्या हुए, यानी हमारे जो एडवांटेजेस हैं वो बढ़े हैं या डिसएडवांटेजेस बढ़े हैं? देखिए, एडवांटेजेस ही बढ़े होंगे, क्योंकि डिसएडवांटेज बढ़ते तो ये मैकेनिज्म हमारी स्टडी में नहीं आता। ओके, तो एडवांटेजेस देख लेते हैं। क्या एडवांटेजेस हुए इस सेंटर फीड कैसेगिरियन रिफ्लेक्टर एंटीना के साथ? सो एडवांटेज पहले वाला ये है कि द आइसोलेशन ऑफ द फीड एंटीना लीड्स इट्स यूज इन लो नॉइज एप्लीकेशन। अभी जो आइसोलेशन हो रहा था ना, ये यहाँ से जब वो फोकल पॉइंट पे फीड एंटीना था तो यहाँ से जो इस एक्सिस के कॉन्साइड करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट हुई और वापस इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही थी उनको ये फीड एंटीना ना रिसेप्शन करने दे रहा था, और खासकर ट्रांसमिशन में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आइसोलेशन वाली प्रॉब्लम सोल्व हो गई। सेकंड, बाय द यूज ऑफ सेंटर फीड कैसेगिरियन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर फीड मैकेनिज्म, द डायरेक्टिविटी ऑफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना बिकम्स वेरी हाई। इसकी वजह से जो डायरेक्टिविटी हुई वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई। Third, due to the symmetry of parabolic reflector about the axis of parabola, there is a negligible cross polarization. तो आप देख रहे होंगे फिर से ये मेरे पास एक पेन जो है ये एक्सिस ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है पैराबोला का वो बिल्कुल आइडेंटिकल है नीचे वाले हिस्से से। ये देखिए, इसका दोनों रिफ्लेक्टर का आप कंपेयर कर सकते हैं, तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। इसका मतलब यहाँ क्रॉस पोलराइजेशन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये कुछ इंप्रूवमेंट हुए ड्यू टू द यूज ऑफ सेंटर फीड कैसेगिरियन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। अच्छा, कुछ एक डिसएडवांटेज ये हुआ, द डिसएडवांटेज विद दिस मैकेनिज्म इज देयर इज अ ब्लॉकेज ऑफ सिग्नल ड्यू टू द सेकेंडरी रिफ्लेक्टर। ये जो आ गया है ना यहाँ सेकेंडरी रिफ्लेक्टर। अब सोच के देखिए, मान लीजिए इस एंटीना को आप रिसेप्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी, यहाँ से उन सबको ये ब्लॉक कर देगा। तो उतना अच्छा रिसेप्शन में आप इसको यूज नहीं कर सकते। हाँ, ट्रांसमीटर के लिए एक बिल्कुल सुटेबल एंटीना है। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो गई। तो इसको दूर कैसे किया गया? इसको दूर किया गया
ऑफसेट फीड कैसेगिरियन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, यानी ऑफसेट फीड मैकेनिज्म को यूज किया गया। और ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर नंबर सेकंड, ये सेकेंडरी हाइपरबोलॉइड पैराबोल, ये रिफ्लेक्टर जो था, जो ब्लॉकेज कर रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसेप्शन के समय, वो समस्या को यहाँ इस मैकेनिज्म से दूर किया गया, और इसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे। ये देखिए, ये मैकेनिज्म है, ये फिर से मेरे पास एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, लेकिन इस समय जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर वो केवल इतने हिस्से में, ये डॉटेड पार्ट, यहाँ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर नहीं है। ठीक है, ये मेरा फीड एंटीना है, यानी इस एंटीना में फीड की जाती है एनर्जी, आरएफ करंट को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, और ये मेरा सेकेंडरी हाइपरबोलॉइड रिफ्लेक्टर है, ये भी इसी डायरेक्शन में लिया गया है जिस डायरेक्शन में हमारा पास प्राइमरी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है। तो हुआ क्या कि जब इस फीड एंटीना में एनर्जी को फीड किया जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमर्ज होती हैं, रेडिएट होती हैं, जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के फॉर्म में आगे बढ़ती हैं। ये हाइपरबोलॉइड रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ प्राइमरी रिफ्लेक्टर तक पहुंचते हैं, और प्राइमरी रिफ्लेक्टर इस स्फेरिकल वेव फ्रंट को एक प्लेनर वेव फ्रंट में चेंज कर देता है। ये इस पैराबोला का फोकल पॉइंट है, और ये है एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इससे जो प्रॉब्लम थी ब्लॉकेज वाली, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से आएंगी, यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगी, रिसेप्शन के समय हम कह रहे हैं, यहाँ से आएंगी, यहाँ इंसिडेंट होंगी, यहाँ इंसिडेंट के बाद यहाँ आएंगी, और ये जो हाइपरबोलॉइड रिफ्लेक्टर ये इनको भेज देगा कहाँ, फीड एंटीना के पास। तो यहाँ ब्लॉकेज जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एक डिसएडवांटेज यहाँ से डेफिनेटली अराइज हो जाएगा, दैट इज क्रॉस पोलराइजेशन। तो क्रॉस पोलराइजेशन की जो फिनोमिना है वो यहाँ अराइज हो जाएगी। ओके, सो क्रॉस पोलराइजेशन की वजह से यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इतनी ज़्यादा पहले हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे, सेंटर फीड पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से इसकी डीमेरिट को कम किया, फिर यहाँ ऑफसेट फील्ड पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पे आए, यहाँ जो मेरे पास डीमेरिट्स थी उनको ओवरकम किया गया, फिर हम एक दूसरी तरह के मैकेनिज्म पे आए जिसका नाम था सेंटर फीड कैसेगिरियन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। इसके प्रॉब्लम्स को दूर किया गया और फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो देखिए, इतने सारे डिसएडवांटेजेस को हमने दूर कर दिया है, तो डेफिनेटली ये एक बेहतर अब हमारे पास पैराबोलिक रिफ्लेक्टर था। ठीक है, तो दैट्स इज ऑल अबाउट द फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। ओके, अब यहाँ हम एक सेकंड इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटी सी डिस्कशन है, एपरेचर एफिशिएंसी ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। एपरेचर एफिशिएंसी क्या होती है? तो जो एपरेचर एफिशिएंसी होती है ना किसी भी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की, वो इतनी सारी एफिशिएंसीज का मल्टीप्लाई के बराबर होती है। इतनी सारी एफिशिएंसी, ई एस, ई टी, ई पी, ई एक्स, ई बी, ई आर, इतनी सारी एपरेचर एफिशिएंसी इन सब का प्रोडक्ट है। अब ये क्या है? ई एस क्या है? ये देखिए, ई एस है यहाँ स्पाइल ओवर एफिशिएंसी, स्पाइल ओवर एफिशिएंसी। ई टी क्या है? टैपर एफिशिएंसी है। ई पी क्या है? फेज एफिशिएंसी है। ई एक्स क्या है? पोलराइजेशन एफिशिएंसी है। ई बी क्या है? ब्लॉकेज एफिशिएंसी है। और ई आर क्या है? रैंडम एरर एफिशिएंसी है। तो जब ये सारी एफिशिएंसीज कैलकुलेट होंगी तब जाकर हमें मिलेगी एपरेचर एफिशिएंसी। ओके, तब जाके हम बात करेंगे एपरेचर एफिशिएंसी की। अब जल्दी से हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये स्पाइल ओवर एफिशिएंसी क्या है, टैपर एफिशिएंसी क्या है, फेज एफिशिएंसी क्या है, पोलराइजेशन एफिशिएंसी क्या है, ये ब्लॉकेज एफिशिएंसी क्या है, रैंडम एरर एफिशिएंसी क्या है। देखिए, ये मेरे पास वही पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ये इसका फोकस पॉइंट है, इसी पर हमें इसको फीड किया गया है, यानी एनर्जी को फीड किया गया। ये मेरे पास एक डायरेक्शनल एंटीना यहाँ प्लेस किया गया है, ये इसका फोकल पॉइंट है। एग्जैक्ट फोकल पॉइंट पे ये हमने फीड एंटीना प्लेस किया है ताकि इस एंटीना की डायरेक्टिविटी अच्छी हो सके। ये मेरा एक्सिस ऑफ पैराबोला है। ठीक है, इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का एक्सिस है ये।
ये लाइन, ठीक है। तो पहले बात कर लेता हूं मैं इसकी स्पाइल ओवर एफिशिएंसी की। देखिए, ये अगर मेरा फीड एंटीना है यहाँ, तो इसका जो रेडिएशन पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह का होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में इस एंटीना का जो पावर थ्रो है वो मैक्सिमम होगा। इसका मेजर लोब इस डायरेक्शन में आएगा और ये इस डायरेक्शन में आएंगे इसके माइनर लोब्स। यानी जो रेडिएशन की एफिशिएंसी है वो स्पाइल ओवर कब होगी? स्पाइल ओवर का मतलब ये है, देखिए, यहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट होंगी वो इस तरफ जाएंगी, वो इस तरफ जाएंगी, वो इस तरफ जाएंगी, वो इस तरफ जाएंगी, जिधर मेजर लोब का डायरेक्शन है। लेकिन ये कुछ माइनर लोब्स भी तो हैं यहाँ, यानी रेडिएशन तो इस डायरेक्शन में भी एमिट होगा, यानी इस डायरेक्शन में भी एमिट होगा रेडिएशन, इस डायरेक्शन में भी एमिट होगा, इस डायरेक्शन में भी एमिट होगा और इस डायरेक्शन में भी एमिट होगा। जिस डायरेक्शन में ये मेजर लोब्स हैं, बैक लोब्स हैं, इस डायरेक्शन में, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी यहाँ रेडिएशन एमिट होगा। तो जो रेडिएशन यहाँ इस हिस्से में जाएगा, जो मेजर लोब की पोजीशन है, वही केवल रिफ्लेक्ट होगा। जो प्लेनर वेव फ्रंट मेरे पास यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बनेगा वो केवल इस हिस्से के लिए बनेगा, जो रेडिएशन केवल इस हिस्से में मिलेगा। इस हिस्से में जो रेडिएशन इधर जा रहा है, जो रेडिएशन इधर जा रहा है, जो रेडिएशन इधर जा रहा है, उसके लिए मेरे पास कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ? वेस्टेज ऑफ पावर। ये तो यहां से जो एफिशिएंसी, मान लीजिए आप इसे 100 वाट पावर देते हैं इस फीड एंटीना को, और 90% ये यहां दे देता है, इस डायरेक्शन में इसका 90% है, तो जो 10% हुआ ना वो वेस्टेज हुआ, जो वो लॉस हुआ, वो पावर डिसिपेशन हुआ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये जो साइड लोब्स, बैक लोब्स की फॉर्म में जो रेडिएशन एमिट हो रहा है, ये सब क्या है? डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन ये मैक्सिमम पावर को, अगर 90% पावर को भी इस तरफ भेज रहा है, जो रिफ्लेक्शन के बाद प्लेनर वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो रही है, तब भी इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई? 90%। तो इस तरह से हम स्पाइल ओवर एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। यानी ये जो एफिशिएंसी, ये जो पावर, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस डायरेक्शन में मिलेगा, ये यहां से यहां तक, इस हिस्से में मैक्सिमम रेडिएशन होना चाहिए। अगर इस हिस्से में मैक्सिमम रेडिएशन नहीं है तो ये जो स्पाइल ओवर एफिशिएंसी है ये बहुत कम हो जाएगी। यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर ज्यादा है तो ये स्पाइल ओवर एफिशिएंसी बहुत कम है। और पूरा का पूरा रेडिएशन, आइडियली पूरा का पूरा रेडिएशन अगर इस हिस्से में है तो हम कहेंगे इस पर्टिकुलर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी है, 100% है। ओके, नेक्स्ट इज द टेपर एफिशिएंसी। तो टेपर एफिशिएंसी क्या होगी कि ये मेरा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, तो ये मैंने इल्यूमिनेट भी किया होगा, कोई पॉलिश यहाँ की होगी जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट हो सके। अगर ये पॉलिश इल्यूमिनेशन जो है इस रिफ्लेक्टर के ऊपर पूरा यूनिफॉर्म नहीं है, ओके, यहाँ कुछ ज्यादा इल्यूमिनेशन है, यहाँ कुछ कम है, यानी इल्यूमिनेशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो जहाँ कम होगा इल्यूमिनेशन, वहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ से इस फीडिंग एलिमेंट से यहाँ तक जाएंगी, वो स्कैटरिंग करेंगी। यहाँ मान लीजिए इस हिस्से में इल्यूमिनेशन कम है, तो इस हिस्से में स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो जाएगा, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कम कर देगा, यानी इस एफिशिएंसी को कम कर देगा। तो ये कहलाती है मेरी टेपर एफिशिएंसी। स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए इस एंटीना को डिजाइन नहीं किया गया, इस एंटीना को डिजाइन किया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को डिजाइन किया गया है कि ये जितना यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आए उन सबको रिफ्लेक्ट करे। लेकिन अगर इल्यूमिनेशन ऑफ रिफ्लेक्टर ठीक नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ अराइज होगा। ये फिनोमिना होगी जो डिक्रीज करेगी टेपर एफिशिएंसी को। तो स्पाइल ओवर एफिशिएंसी हो गई, टेपर एफिशिएंसी हो गई। अब हम बात करते हैं फेज एफिशिएंसी की। फेज एफिशिएंसी ये है कि मान लीजिए रिसीवर के केस में ही हम केवल फेज एफिशिएंसी को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन के केस में तो हम ये आइडियली मान के चलते हैं कि यहाँ से जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट हो रही होंगी, रेडिएट हो रही होंगी, ये सब की सब एक ही फेज में है, सब की सब एक ही फेज में है,
ठीक है। अच्छा, रिसेप्शन के समय ये हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से आए, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद इस फीड एंटीना तक आए, एक दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से आ रही है और यहाँ इस रिफ्लेक्टर एंटीना पर रिफ्लेक्शन के बाद वो इस फीड एंटीना तक जा रही है। तो हो सकता है कि जो पहले वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई और ये दूसरी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई, इसमें कुछ फेज डिफरेंस है। आइडियली ये नहीं होना चाहिए, फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए, ताकि जो उन वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सके। आइडियली कोई फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा फेज डिफरेंस होगा उतनी कम हमारे पास फेज एफिशिएंसी होगी। जितना कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा हमारे पास ये ईपी पोलराइज जो फेज एफिशिएंसी है उतनी ज्यादा होगी। ओके, सो स्पाइलर, स्पाइल ओवर और टैपर एफिशिएंसी और फेज एफिशिएंसी हमने डिस्कस कर ली। मैंने बताया फेज एफिशिएंसी केवल और केवल रिसेप्शन के केस में अराइज होगी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं पोलराइजेशन एफिशिएंसी की, EX। पोलराइजेशन एफिशिएंसी क्या है? देखिए, पोलराइजेशन एफिशिएंसी ये है कि मान लीजिए हम किसी भी एंटीना को कब वर्टिकली पोलराइज्ड कहते हैं और कब हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड कहते हैं। वर्टिकली पोलराइज्ड हम किसी भी एंटीना को तब कहते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोलराइजेशन है वो वर्टिकल हो, और हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड हम किसी भी एंटीना को तब कहते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोलराइजेशन है वो हॉरिजॉन्टली हो। मान लीजिए ये एक वर्टिकल एंटीना है, मान लीजिए फॉर सपोज कीजिए ये एक वर्टिकल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोलराइजेशन होना चाहिए वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, वर्टिकल पोलराइजेशन के। लेकिन प्रैक्टिकली इसका कुछ पोलराइजेशन इस डायरेक्शन में भी आ जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका पोलराइजेशन कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी आ जाता है, जो इस एंटीना की एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इस इफेक्ट के कारण इस एंटीना की एफिशिएंसी कम हो जाती है और इस एफिशिएंसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन एफिशिएंसी। आइडियली जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है पोलराइजेशन बिल्कुल उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है तो ये एंटीना वर्टिकली पोलराइज्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है तो ये एंटीना भी हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड होगा। पर प्रैक्टिकली ये इफेक्ट्स आ जाते हैं। इनमें से कोई भी इफेक्ट, स्पाइल ओवर, टैपर, फेज एंड पोलराइजेशन। नेक्स्ट इज द ब्लॉकेज एफिशिएंसी। ब्लॉकेज एफिशिएंसी, वही ब्लॉकेज के बारे में हम काफी स्टडी करके आए हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिसेप्शन के लिए आएगी, ठीक है, उसके सामने ये फीड एंटीना उसको मिलेगा, और फीड एंटीना की वजह से वो ब्लॉक हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यहाँ पहुंचकर रिफ्लेक्ट होना था वो इसी एंटीना, फीड एंटीना के द्वारा ब्लॉक कर दी जाती है। तो जितना परसेंटेज इस फीड एंटीना से, जितना ज्यादा परसेंटेज इस फीड एंटीना से ब्लॉक होगा उतनी ज्यादा उतनी कम ये मेरे पास ब्लॉकेज एफिशिएंसी होगी। तो आइडियली ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है। अच्छा, नेक्स्ट इज द रैंडम एरर एफिशिएंसी। रैंडम एरर एफिशिएंसी यानी जितने हमने यहाँ टॉपिक पे बात करी, स्पाइल ओवर एफिशिएंसी या स्पाइल ओवर इफेक्ट में कहूँ, टैपर इफेक्ट में कहूँ, फेज इफेक्ट में कहूँ, पोलराइजेशन इफेक्ट में कहूँ और ब्लॉकेज इफेक्ट कहूँ, इसको छोड़कर ये जो मेरा फीड एंटीना है इसके मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर ये जो मेरा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है इसके ओरिएंटेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है ये फीड एंटीना एग्जैक्टली इस फोकल पॉइंट पर प्लेस ना करके इसको आगे पीछे प्लेस कर दिया गया हो, या रिफ्लेक्टर एंटीना जिस एंगल पे ओरिएंट होना चाहिए उस डायरेक्शन में ओरिएंट नहीं हो। तो इन फिजिकल इफेक्ट्स की वजह से जो एफिशिएंसी में डिक्रीज आता है वो आता है रैंडम एरर एफिशिएंसी में डिक्रीज आ जाता है। तो एग्जैक्टली आइडियली ये होना चाहिए कि इसका जो मैकेनिकल एरर इसमें बिल्कुल नहीं होने चाहिए, फीड एंटीना में बिल्कुल मैकेनिकल एरर नहीं होने चाहिए, इसका ओरिएंटेशन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, इसका इल्यूमिनेशन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, टैपर एफिशिएंसी में कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप इन सब को कैलकुलेट करेंगे, स्पाइल ओवर एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे, टैपर एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे, फेज, पोलराइजेशन, ब्लॉकेज
एंड रैंडम एरर एफिशिएंसी, और उन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आएगा वो आएगी एपर्चर एफिशिएंसी ऑफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना. So this is about the aperture efficiency of a parabolic reflector antenna. Now move to the conclusion of this topic, and this is about the application of a parabolic reflector antenna. Application of a parabolic reflector antenna. So first application is the parabolic reflector antenna is frequently used इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी. रेडियो एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंटेड पार्ट तक ये कम्युनिकेट कर सकता है एंटीना, तो इसलिए रेडियो एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन. ओके, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन भी बहुत डिस्टेंटेड पार्ट तक होता है. द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना ड्यू टू इट्स हाई डायरेक्टिविटी यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन. सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं हम इसको. ओके, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डीप स्पेस कम्युनिकेशन. डीप स्पेस कम्युनिकेशन, तो जितने भी आप यहाँ इसके एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं, ये सब के सब एप्लीकेशन सजेस्ट करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस या मैं कहूँ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हम इस तरह के एंटीना को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द रिफ्लेक्टर parabolic reflecting antenna, and meet you into the next one. Till then, thank you.